हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है इस टाइम पे क्या होता है कि डीएनए की डुप्लीकेशन होती है, इसीलिए इसको डीएनए डुप्लीकेशन भी बोलते हैं। तो इसमें डीएनए से डीएनए बनाया जाता है और फिर डीएनए से आरएनए बनता है आगे की प्रोसेसेस में, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एंड देन प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन प्रोसेस के थ्रू। तो इसलिए जो है डीएनए, क्योंकि डीएनए से ही स्टार्टिंग होती है और हमें पता है कि डीएनए जो होता है हमारा हेरिडिटरी मटेरियल होता है सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास करता है। तो ये कैरी करके रखता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। और डीएनए रेप्लिकेशन में अगर कोई म्यूटेशन हो जाता है, कोई चेंजेस हो जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो नया डीएनए बनेगा उसमें भी म्यूटेशन हो जाएंगी। और जब वो नेक्स्ट जनरेशन को पास होगा तो उसमें भी वो नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो है डिफरेंट डिसीज़ेस हो सकते हैं। तो ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन जो है एरर की चेकिंग भी होती है कि कोई जो नया डीएनए बन रहा है उसके अंदर कोई बेसिस का एरर ना आए। और कैसे ये डीएनए जो है रेप्लिकेट करता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रल डोग्मा से। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? तो सबसे पहले जो सेंट्रल डोग्मा है वो स्टार्ट होता है डीएनए से। यानी कि पहले रेप्लिकेशन होती है, डीएनए से डीएनए बनता है। जो डीएनए है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करता है और उस पेरेंट से जो है फिर डॉटर स्ट्रैंड बनते हैं। और देन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है जिससे कि डीएनए से आरएनए बनता है। और आरएनए के बाद जब ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है तो हमारा प्रोटीन बनता है। अगर आरएनए से डीएनए बनाना हो, जिसको हम सीडीएनए बोलते हैं, जिसको कि हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बोलते हैं, तो फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करनी होगी। इस प्रोसेस को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज़ करके होती है। तो जब आरएनए से डीएनए बनता है उस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और ये पूरा जो प्रोसेस है डीएनए से प्रोटीन बनने का, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। अब नेक्स्ट है कि डीएनए रेप्लिकेशन के कितने टाइप्स होते हैं। सबसे पहले तो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि सेमी कंजर्वेटिव जो टाइप होता है वो क्या होता है रेप्लिकेशन का। देन है प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन जो प्रोकैरियोट्स में होती है। देन है यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन। उसके बाद क्या है, इनहिबिटर्स, जो कि मतलब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। एंड देन डीएनए डैमेज, यानी कि अगर डीएनए में कोई डैमेज हो गया है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन तो कैसे उसको रिपेयर किया जाता है, कौन कौन सी जो है म्यूटेशंस होती हैं, म्यूटेशन के लिए कौन कौन से केमिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड केमिकल की वजह से, रेडिएशन की वजह से, या अपने आप जो म्यूटेशंस होती हैं वो सब आता है इसमें। और अगर कोई इनकरेक्ट बेस पेयर लग जाता है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन न्यू स्ट्रैंड में, या फिर म्यूटेशन हो जाती हैं, तो उसको कैसे रिपेयर किया जाएगा, उसके लिए रिपेयर मैकेनिज़्म है जो कि हम नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उनमें हम डिस्कस करेंगे। एंड देन जो है डीएनए रिकम्बिनेशन, वो कैसे होता है, या तो मियोसिस से या फिर ट्रांसपोजिशन से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अभी डिस्कशन का वो ये रहेगा कि सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है। एंड साथ में आज हम सिर्फ जो है प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उनमें बाकी की रेप्लिकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है। और ये इस टाइम पे क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी बनती है डीएनए की। और ये बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस का बेसिस है, क्योंकि देखिए अगर डीएनए रेप्लिकेशन होगा तभी जो है डीएनए पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन तक जो है वो पास होगा, और डीएनए के अंदर ही हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है। तो इसलिए ये जो है बेसिस हो जाता है बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस का। देन रेप्लिकेशन की डेफिनेशन है कि जिसमें डॉटर डीएनए बन रहा है पेरेंट डीएनए से बाय यूजिंग द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम अगर आपसे पूछते हैं तो उसका नाम आता है डीएनए रेप्लिकेज।
रिएक्शन दिखा रखी है कि डीएनए में जब हम जो है डीएनटीपीस को ऐड करते हैं, यानी डाई जो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट होते हैं उनको जब हम ऐड करते हैं तो फिर डीएनए जो है उसकी लेंथ बढ़ती जाती है, इलोंगेशन होता जाता है, एंड देन पायरोफॉस्फेट जो है वो निकल जाते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशन के स्ट्रैंड्स दिखाए हुए हैं। एक स्ट्रैंड है पेरेंटल स्ट्रैंड, दूसरा स्ट्रैंड जो है जो नया बना है उसको हम डॉटर स्ट्रैंड बोलते हैं। तो ये रेप्लिकेशन के टाइम पे बनता है। तो ये एक वो रिएक्शन होती है जिसमें पेरेंट डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज़ किया जाता है। एज अ टेम्पलेट का मतलब क्या हुआ कि जिसकी हेल्प से जो है हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बेस पेयर्स को ऐड करेंगे न्यू स्ट्रैंड में, यानी डॉटर स्ट्रैंड में। तो इसलिए इसको एज अ टेम्पलेट यूज़ करते हैं और नया डॉटर डीएनए जो है वो बनाते हैं। और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट जनरेशन में, वो भी विद हाई फाइडेलिटी। हाई फाइडेलिटी का मतलब क्या हुआ कि यानी कि एक्यूरेसी, उसमें कोई एरर नहीं होगी, उसमें अगर एरर भी होगी तो वो रिपेयर मैकेनिज़्म के थ्रू करेक्ट कर दी जाएगी, तभी वो जो है इंफॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन को पास होगी, तो वो करेक्ट होगी ज़्यादा मोस्टली। एंड देन यहाँ पे देखो फिगर में दिखा हुआ है पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं दो, रेप्लिकेशन हुआ तो 4 डॉटर डीएनए बन गए, क्योंकि डबल नंबर होगा ना, डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो नंबर जो है वो डबल हो जाएगा। 3 तरह के रेप्लिकेशन पैटर्न होते हैं, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। अब ये देखिए सेमी कंजर्वेटिव में क्या था, जैसे फिगर में दिखा हुआ है ओरिजिनल डीएनए का कलर जो है वो ब्लू है। जब वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हो गया तो सेमी कंजर्वेटिव में एक स्ट्रैंड को रेड कलर से दिखाया है, यानी वो न्यू स्ट्रैंड है, और पेरेंट वाला ब्लू है। यानी इसमें क्या होगा कि एक स्ट्रैंड तो पेरेंट का होगा और एक स्ट्रैंड जो है वो डॉटर डीएनए होगा। कंजर्वेटिव में देखिए क्या हो रहा है, पहले जो है ब्लू कलर का है पेरेंट, उसके बाद जो है दो दो अलग अलग बने हैं जिसमें कि एक रेड कलर से है, ब्लू कलर से है। तो इसमें टोटली एक पूरा जो होगा, दोनों स्ट्रैंड जो होंगे वो पेरेंट के होंगे और दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो डॉटर के नए होंगे। तो इसमें कम्प्लीटली मतलब या तो एक पेरेंट का ही होगा या फिर एक डीएनए जो होगा इसमें वो कम्प्लीटली न्यू होगा। तो उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होगी, जैसे पहले मतलब उसमें एक स्ट्रैंड जो था पेरेंट का था सेमी कंजर्वेटिव में और एक डॉटर का था। देन डिस्पर्सिव, डिस्पर्सिव को अगर हम फिगर में देखें तो देखिए पहले हमारा ब्लू कलर का पेरेंट डीएनए है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रैंड में मिक्सिंग हो रही है, यानी हाफ पार्ट पेरेंट का है, हाफ पार्ट डॉटर डीएनए। तो हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है उसमें जो टाइप होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट से भी प्रूव किया गया था, देखा गया था कि कौन से टाइप की रेप्लिकेशन जो होती है वो प्रोकैरियोट्स में होती है। तो वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप होती है, यानी एक पेरेंट का होगा स्ट्रैंड और एक जो है डॉटर स्ट्रैंड होगा, बिल्कुल न्यू। ये देखिए ईस्ट पेरेंट स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है ताकि एक न्यू स्ट्रैंड के लिए, और हर एक जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनेगा उसमें एक पेरेंट का होगा और एक जो है वो न्यू स्ट्रैंड होगा। तो ये सेमी कंजर्वेटिव टाइप होता है। देन करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, अब जो प्रोकैरियोट की रेप्लिकेशन है उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला तो है कि वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप की होगी। सेमी कंजर्वेटिव मैंने आपको अभी बताया ही है कि यानी एक स्ट्रैंड जो है वो नया होगा और एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट का होगा। बाई डायरेक्शनल है, ये अभी हम आगे बताते हैं क्या होता है, यानी दोनों डायरेक्शन में हो रही है। सेमी कंटिन्यूस है, यानी इसमें कंटिन्यूस स्ट्रैंड भी बन रहा है और डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड भी बन रहा है, इसलिए इसको सेमी बोल रहे हैं। हाई फाइडेलिटी है, मतलब इसमें जो एरर के चांसेस हैं वो बहुत ही कम हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे इंजाइम्स हैं जो एरर को करेक्ट कर देते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई चेंजेस ना हो, बेस पेयर गलत ना ऐड हो, बट अगर ऐसा होता है इन केस तो फिर उसको जो है करेक्ट कर दिया जाता है। देन है ये मॉडल, मिज़ेल्स एंड स्टाहल ने एक मॉडल दिया था। उन्होंने बताया था कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन में क्या होता है। पहले इन्होंने हैवी डीएनए से लेबल्ड किया, देन इन्होंने जो है मतलब ये जो 3 फिगर हैं उसमें यही दिखा हुआ है। पहले पेरेंट स्ट्रैंड थे जो लेबल थे 15 एन से, देन उसके बाद फर्स्ट जनरेशन आती है, इसमें हाइब्रिड मिल जाता है, एक 15 एन होता है, एक 14 एन होता है, एंड देन जो है सेकेंड जनरेशन आ जाती है इस तरह से। तो इसमें हाइब्रिड भी मिलता है और साथ में जो मतलब न्यू वाला डीएनए था 14 वो भी मिलता है।
देखिए एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया, ई कोलाई को ग्रो किया गया था पहले हैवी आइसोटोप जो कि 15 नाइट्रोजन था, उसमें मैन्यू जनरेशन तक। उसके बाद क्या किया गया, ई कोलाई को 14 एन वाले में यानी कि लाइट आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन वाले मीडियम में रखा गया। फिर क्या किया गया कि इनको जो है सेल्स को ब्रेक किया गया उनके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और जो डीएनए था उसको सस्पेंड किया गया सीजियम क्लोराइड के सोल्यूशन में। वो हमने सस्पेंड क्यों किया, ताकि हम जो है डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन चला सके, जिसमें डेंसिटी के बेसिस पे जो है सेपरेशन होगा। जो लेस डेंस होगा वो ऊपर की तरफ होगा, देन हायर वाला जो है नीचे की तरफ होगा। यानी हायर जिसमें जो है सीजियम क्लोराइड की कंसनट्रेशन होगी वो ज़्यादा डेंस होगा। अब क्या होता है कि जब पहले तो दोनों स्ट्रैंड जो थे वो हैवी थे, वो पेरेंट था। जब F1 जनरेशन आई तो हाइब्रिड बना। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि एक स्ट्रैंड किसका था, पेरेंट का, और एक स्ट्रैंड जो था वो डॉटर का था, क्योंकि आप देखो 14 और 15 वाला जो था वो पेरेंट का था और हैवी वाला, और लाइट वाला जो था वो नया बना 14। देन इस तरह से फिर F2 जनरेशन पे गए तो दो लाइट स्ट्रैंड मिले एंड एक हैवी एंड एक लाइट स्ट्रैंड मिला, मतलब हाइब्रिड मिला। तो इस एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो गया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है प्रोकैरियोट में वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप की होती है, क्योंकि यहाँ इकोलाई बैक्टीरिया का ही यूज़ किया गया है। ये वही एक्सपेरिमेंट है। देन इससे डेफिनेशन ये आई कि हाफ ऑफ द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल कंजर्व्ड होता है, न्यू डीएनए जब बनता है उसमें, तो एक जो स्ट्रैंड होता है वो पेरेंट का होता है और एक जो स्ट्रैंड होता है वो डॉटर का होता है। तो इसी को हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब हमने बाई डायरेक्शन की बात करी थी ना कि रेप्लिकेशन जो है वो बाई डायरेक्शन होती है। फर्स्ट फिगर में देखो यूनि डायरेक्शन बोला गया है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हो रही है। देन बाई डायरेक्शन का मतलब है कि रेप्लिकेशन जो फोर्क है वो दोनों डायरेक्शन की तरफ पे मूव कर रहा है। तो बाई डायरेक्शनल होती है जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। बाय डायरेक्शन रेप्लिकेशन मतलब जो स्टार्ट होती है जब अनवाइंडिंग होती है डीएनए की एक पर्टिकुलर पॉइंट से। ऐसा नहीं है कि रैंडम स्टार्ट होती है रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होती है तो वो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन। उसके बाद जो है हमारा सिंथेसिस आगे चलती रहती है स्ट्रैंड की। तो जो पेरेंटल यहाँ पे वाई शेप बन जाती है, जैसे जैसे जो है डीएनए हेलिक्स के डबल हेलिक्स के हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे ना, तभी वो सेपरेट होंगे, क्योंकि आपस में जो दोनों स्ट्रैंड हैं उनमें जो बेस पेयरिंग हो रही है प्यूरिन और पिरिमिडिन की, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच है। तो उनको ब्रेक करना पड़ेगा, जब उनको ब्रेक करेंगे तो वाई शेप बन जाती है, और उस वाई शेप स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्म। यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ है, रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है दिखा रखी है कि स्टार्ट हो रही है ओरिजिन से, दो अपोजिट डायरेक्शन दोनों की तरफ जा रही है, और इस तरह के रेप्लिकेशन को हम प्रोकैरियोट्स में बोलते हैं थीटा रेप्लिकेशन। तो कई बार ऐसे आ जाता है कि रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट एक्सप्लेन कीजिए या फिर थीटा रेप्लिकेशन। अब एंजाइम कौन से इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में और कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। तो मेन जो रेप्लिकेटिंग एंजाइम है वो डीएनए पॉलीमरेज होता है। ये क्या करता है, ये करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को अटैच करता जाता है और इससे लेंथ बढ़ती जाती है डीएनए स्ट्रैंड की। हेलिकेज का काम होता है अनवाइंडिंग करना, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंड है और वो पेरेंट की तरह भी पेरेंट जो है वो टेम्पलेट की तरह भी एक्ट कर रहा है। तो उसके लिए हमें उसकी अनवाइंडिंग करनी पड़ेगी, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम हेलिकेज एंजाइम की हेल्प लेंगे। नेक्स्ट होता है प्राइमेज। प्राइमेज जो होता है, कुछ तो हमें मतलब ऐसा मिलना चाहिए ना जिस पे हम जो है न्यूक्लियोटाइड को अटैच कर सके। तो वो ये प्राइमर प्रोवाइड करता है, आरएनए प्राइमर, जिससे कि न्यूक्लियोटाइड्स आगे ऐड हो सके और पॉलीमराइजेशन हो सके स्टार्ट। देन सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होता है। अब जब हम अनवाइंडिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि डबल स्ट्रैंड जो सेपरेट किए हमने वो दोबारा से आपस में जुड़ जाएं, तो उसको सिंगल स्ट्रैंड ही रखना है डीएनए को। तो इसके लिए ये प्रोटीन अटैच होता है साथ में हेलिकेज के, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो उनको सिंगल स्ट्रैंड ही रहने देता है। देन आता है गायरेज। गायरेज एक टोपो आइसोमरेज है, क्योंकि जब हम अनवाइंडिंग कर रहे हैं तो कुछ टेंशन भी जनरेट हो रही है। अब उस टेंशन से रिलीफ दिलाने के लिए कौन सा एंजाइम आता है, गायरेज। देन लाइगेज। अब क्या होगा कि हम न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। अब हमने उनको ज्वाइन भी तो करना है ना, तो ज्वाइन करना है तो वो किसकी हेल्प से करेंगे, हम लाइगेज की हेल्प से। और कहीं पे फिक्स निक, निक का मतलब होता है गैप, अगर कहीं के पे गैप रह जाता है
जब डीएनए स्ट्रैंड प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन गैप को भी जो फिल करेगा वो लाइगेज करेगा। देन आता है टीलोमेरेज। जब डीएनए को स्टॉप करना होगा रेप्लिकेशन को, तो ये स्टॉप करेगा और ये यूकैरियोट स्ट्रैंड्स में मेन काम करता है टीलोमेरेज। अब ये एंजाइम और प्रोटीन वही हैं। डीएनए ए प्रोटीन जो है ये ओरिजिन को रिकॉग्नाइज करता है, कहाँ से जो है ओरिजिन होना है रेप्लिकेशन का उसको। देन डीएनए बी, इसको हम हेलिकेज भी बोलते हैं, ये अनवाइंडिंग का काम करेगा। डीएनए सी जो डीएनए बी प्रोटीन की हेल्प कर रहा होता है ओरिजिन साइट पे बाइंड करने के लिए। डीएनए पॉलीमरेज जो मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम होता है जिसकी वजह से डीएनए बनता है। डीएनए जी प्राइमेज यानी आरएनए प्राइमर बना रहा है। देन सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो अभी मैंने बताया कि सिंगल स्ट्रैंड रहने देता है डीएनए को। एंड गायरेज एंड टोपोआइसोमेरेज ये टेंशन को रिलीव करते हैं जो अनवाइंडिंग की वजह से जनरेट होती है। अब जो मेन एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज। उसके 3 टाइप हैं, 1 2 3। तो फर्स्ट जो था वो किसने, इसको हम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। और ये आर्थर कॉनबर्ग को जो है उन्होंने डिस्कवर्ड किया था 1958 में। इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1959 में। डीएनए पॉलीमरेज को इसीलिए कॉनबर्ग एंजाइम भी बोलते हैं क्योंकि ये इन्होंने डिस्कवर किया था। देन जो है थर्ड और सेकंड आई, और हर एक में जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी, जिससे कि वो पॉलीमराइजेशन करें। एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब ये जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है उसके भी 2 टाइप हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। डायरेक्शन है। देन 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो होगा उसका काम होगा कि प्राइमर को रिमूव करना, या कहीं पे अगर म्यूटेटेड सेगमेंट लग गया है यानी कहीं म्यूटेशन हो गई है डीएनए बनाते टाइम पे, तो उसको हटा देना। तो जो हम डीएनए रिपेयर की बात कर रहे थे ना, उसमें ये एंजाइम हेल्प कर रहा होता है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो इसी वजह से एरर के चांसेस जो हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन में कम होते हैं। देन 3 प्राइम टू 5 प्राइम का काम भी यही होता है कि मिस मैच अगर हो गया है, अगर पेयर गलत लग गए हैं, तो उनको जो है ये निकाल देगा। देन 1 मेनली प्रूफ रीडिंग का मतलब वही है कि अगर इनकरेक्ट बेसिस लग जाते हैं तो उनको जो है करेक्ट करना। एंड गैप अगर कहीं पे फिल है तो उसको फिल करना, और डीएनए डैमेज को रिपेयर करने में इनका मेन रोल होता है। देन स्मॉल फ्रेगमेंट, अब इसी की बात की गई है डीएनए पॉलीमरेज की। जो स्मॉल फ्रेगमेंट है इसका, उसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, और लार्जर के अंदर अपोजिट वाली है, पॉलीमराइजेशन भी है एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है एक्टिविटी। सेकेंड वाला जो होता है वो टेम्परेली फंक्शन होता है, जब ये दोनों फंक्शनल नहीं होंगे फर्स्ट एंड थर्ड, तब होता है फंक्शन। और ये डैमेज टेम्पलेट पे वर्क करता है, सिंथेसिस करता है। इसका मेन रोल होता है डीएनए रिपेयर के टाइम पे। अब थर्ड जो है ये मेन रेप्लिकेटिव एंजाइम है, यानी ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इसका मेन रोल है तो पॉलीमराइजेशन में। तो इसकी पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी भी हाई होती है, इसलिए पॉलीमराइजेशन में इन्वॉल्व है। हेट्रोडाइमर है, इसमें 10 डिफरेंट सब यूनिट होती हैं, और मेनली यही एंजाइम है जो इलोंगेशन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इलोंगेशन का मतलब है कि जब हम डीएनटीपीस को ऐड कर रहे हैं तो वो इलोंगेट होती जाएगी ना चैन, तो वही चीज़ है। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो अल्फ़ा जो होता है इसमें सब यूनिट, उसमें 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है। अपसाइलोन जो है उसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है जो मतलब एरर्स को ठीक करती है। थीटा जो होता है वो हेट्रोडाइमर स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। अब न्यूक्लियोटाइड हमेशा किस एंड पे जो है ऐड होंगे, 3 प्राइम एंड पे ऐड होते हैं, जिसके अंदर फ्री प्राइम जो है फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो इस वजह से जो है वो 3 प्राइम पे मतलब अटैच होते हैं। आरएनए प्राइमेज को हम डीएनए जी भी बोलते हैं। इसका काम मेनली यही होता है कि ये प्राइमर बनाता है, फ्री न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को यूज़ करता है एज अ सबस्ट्रेट, और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को यूज़ करता है एज अ टेम्पलेट। देन प्राइमर क्या होते हैं, ये आरएनए के फ्रैगमेंट होते हैं शॉर्ट, और सेवरल न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं। तो जब प्राइमर पहले ऐड होगा रेप्लिकेशन के टाइम पे, उसके बाद ही उसके अंदर फिर फर्दर डीएनटीपीस ऐड होंगे, और बाद में इस आरएनए प्राइमर को हटा दिया जाता है। ये देखिए फिगर में डीएनए टेम्पलेट है, पेरेंट वाला प्राइमेज आएगा सबसे पहले, वो प्राइमर की तरह अटैच हो गया, ब्लू कलर में दिखाया हुआ है।
देन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आया, उसने आगे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया और न्यू डीएनए बनना स्टार्ट हो गया। तो प्राइमर जो है वो 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करता है, जिससे कि डीएनटीपीज जो नेक्स्ट होंगे उनका फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिएक्ट करता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। प्राइमेज, डीएनए बी यानी कि जो हेलिकेज था, डीएनए सी एंड ओरिजिन, ये सब मिल करके कंबाइन हो करके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इनिशिएशन फेस में प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये भी कई बार आ जाता है प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स किससे मिलकर बना है। नेक्स्ट है हेलिकेज। अभी मैंने बताया कि डीएनए बी बोलते हैं इसको, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ये ओपन करता है। तो जब ये ओपन करता है उस टाइम पे इनको एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। वो ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं? एटीपी से। और ओपनिंग की प्रोसेस के लिए किसकी हेल्प लेते हैं? डीएनए ए की एंड डीएनए सी की। ये प्रोटीन्स हैं। देन एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ये डीएनए टेम्पलेट को सिंगल स्ट्रैंड में ही फॉर्म करके रखता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हमने खोल तो दिया हेलिकेज की हेल्प से, बट क्योंकि वो दोबारा से प्यूरिन पिरिमिडिन कनेक्ट हो सकते हैं, तो इस वो कनेक्ट ना हो, डबल स्ट्रैंड दोबारा से ना रिफॉर्म हो, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आता है। और दूसरा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को न्यूक्लियस के एक्शन से भी बचाता है। न्यूक्लियस क्या होते हैं? ऐसे एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को डिग्रेड करते हैं, यानी डीएनए एंड आरएनए को। देन गायरेज, ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को जो है दोनों स्ट्रैंड्स पे क्लीव करता है। सुपर कोयल जो है उनको रिलीज़ करता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दोबारा से रीफॉर्म करता है। और इस तरह से जो है ये प्रोसेस कर रहा है, उसके लिए एटीपी से एनर्जी भी लेगा। देखिए लाइगेज का फंक्शन आगे बताया हुआ है फिगर में कि पहले तो जो है आरएनएज आएगा, वो आरएनए प्राइमर को हटा देगा। डीएनए पॉलीमरेज आता है जिसकी हेल्प से डीएनटीपीज ऐड होते जाते हैं। देन डीएनए लाइगेज होता है कि कहीं पे गैप रह गया है या फिर इन सबको जोड़ना है, तो उसके लिए जो है जॉइनिंग के लिए लाइगेज आता है, और ये भी एनर्जी को यूटिलाइज करता है। एटीपी के लिए एटीपी यूज़ करता है ये भी। तो इसका काम है कि दो और जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रैंड मतलब जो डीएनए स्ट्रैंड है उनको ज्वाइन करना कैसे। ये एक डीएनए स्ट्रैंड का 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और दूसरे का 5' फॉस्फेट ग्रुप होगा। इस तरह से अगर कहीं गैप होता है तो उसको भी ये फिल कर देता है। रेप्लिकेशन फाइडेलिटी। अब ये क्या मैंने बताया था कि हाईली एक्यूरेसी होगी रेप्लिकेशन के टाइम पे, क्योंकि ऐसे एंजाइम है ना जो प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, तो इस तरह से जो है ये हाईली फाइडल होता है, फाइडेलिटी होती है। प्रूफ रीडिंग में डीएनए पॉलीमरेज 1 है जो करेक्ट करता है मिसमैच न्यूक्लियोटाइड को, आइडेंटिफाई करता है जहाँ पे भी मिसमैच होते हैं। फिर इसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो होती है ना 3' टू 5', वो कहीं पे भी अगर बाय मिस्टेक लग गया है कोई इनकरेक्ट बेस, तो उसको ये रिमूव करते हैं और उसकी जगह पे करेक्ट जो है बेस लगाते हैं, एंड देन जो है इस तरह एप्लीकेशन कंटिन्यू रहती है। अब रेप्लिकेशन जो प्रोसेस है वो एक्चुअल स्टार्ट हो रही है। तो ये जो है इसकी स्टेजेस जो हैं वो 3 हैं। इनिशिएशन है, इलोंगेशन है एंड टर्मिनेशन है। इनिशिएशन के टाइम जो पे क्या होता है, ये ओरिजिन पे होती है, रैंडम नहीं होती है। जहाँ पे ओरिजिन मिलेगा, डीएनए ए जो प्रोटीन था वो रिकॉग्नाइज करता है ओरिजिन वाले रीजन को। देन डबल स्ट्रैंड डीएनए को हम जो है सेपरेट करते हैं हेलिकेज की हेल्प से, और फिर प्राइमर की सिंथेसिस होती है जो प्राइमेज बनाता है। देन इलोंगेशन होता है, इसमें न्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं, वो कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, अगर कहीं मिसमैच होता है तो वो पॉलीमरेज 1 निकाल देता है। देन टर्मिनेशन होती है। टर्मिनेशन में क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन एक टर्मिनेशन साइट पे स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि हमेशा तो नहीं चलती रहेगी, उसको स्टॉप भी करना पड़ेगा। इनिशिएशन में ये देखिए फिगर में जो है इसके अंदर जो है 13 बेस पेयर रीजन होते हैं एंड 9 बेस पेयर होते हैं। और जो रेप्लिकेशन है जब इन रीजन्स को रिकॉग्नाइज करती है तो उसको ओरिसाइट बोलते हैं। जो ओरिजिन का मतलब लेंथ है वो 248 बेस पेयर लॉन्ग होता है, एंड 80 रिच रीजन ये होता है। तो जहाँ पे भी इसको इनको बोलते हैं 13 मर्ज सीक्वेंस एंड 9 मर्ज सीक्वेंस। जहाँ पे भी इसको 80 रिच रीजन मिलेगा वहाँ पे ये जो है मतलब ओरिजिन है। तो ये देखिए पेरेंट स्ट्रैंड दिखाया हुआ है, उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है जहाँ से जो है डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट होगी, एंड देन रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। तो रेप्लिकेशन फॉर्क कैसे बनता है? पहले ए आता है जो ओरिजिन को रिकॉग्नाइज करता है, देन हेलिकेज आता है
जो उसको ओपन करेगा। उसके बाद जो है एसएसबी प्रोटीन आते हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को स्टेबलाइज करेंगे और इस तरह से जो है वाई शेप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइमर सिंथेसिस हो रही है इनिशिएशन में ही प्राइमेज एंजाइम की हेल्प से। और जब ये सारे जुड़ जाते हैं डीएनए ए, डीएनए बी, एसएसबी प्रोटीन, प्राइमेज, तो ये प्राइमोसोम बनाते हैं। प्राइमेज का काम है आरएनए प्राइमर बनाना। एंड इस तरह से जो है सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है, जिससे जिससे कि फिर इस पर कौन अटैच होंगे, डीएनटीपीज जो हैं फर्दर अटैच होंगे। तो मेरे लिए 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि फिर डीएनए इलोंगेशन स्टार्ट होगी। ये देखिए इनिशिएशन टाइम पे ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर बन रहा है ना, यही रेप्लिकेशन फोर्क होता है। तो यहाँ पे आगे हम बताएंगे अभी लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है। इलोंगेशन, अब सेकेंड स्टेप है इलोंगेशन। इलोंगेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, डीएनटीबीज जो हैं वो कनेक्टेड होंगे प्राइमर से, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम की हेल्प से। यहाँ पे जो मेन एंजाइम के पार्ट हैं अल्फ़ा, एप्सिलॉन एंड थीटा, यही मेनली लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड बना रहे हैं। और देन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है एंड देन चेन की इलोंगेशन हो रही है। ये देखिए जो ये फिगर था, इसमें लीडिंग स्ट्रैंड का मतलब है जो कंटिन्यूस बन रहा है। लैगिंग स्ट्रैंड या ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो है वो ब्रेक ब्रेक होकर के बन रहे हैं। तो इस तरह एक कंटिन्यूस बनता है और एक डिसकंटिन्यूस, जो मैंने बताया था ना सेमी कंटिन्यूस होती है। तो उसका मतलब यही है कि एक स्ट्रैंड कंटिन्यूस होगा, एक स्ट्रैंड जो है वो डिसकंटिन्यूस होगा। देन है लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। अब लैगिंग स्ट्रैंड जो है कि मतलब जो डिसकंटिन्यूस है, इसको हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे गैप भी रह जाते हैं। इन गैप्स को कैसे फिल किया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 की हेल्प से। एंड देन जो गैप और जो होता है निक रह जाते हैं, उनको सील किया जाता है लाइगेज की हेल्प से। ओकाजाकी फ्रैगमेंट का जो फीचर है वो ये है कि जो मतलब सिंथेसाइज होते हैं डीएनए टेम्पलेट का यूज़ करके फ्रैगमेंट्स में, उनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं, जो कंटिन्यूस नहीं होते हैं। इनका साइज अलग अलग होता है। प्रोकैरियोट्स में ये 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में ये 100 to 150 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं। डोटर जो स्ट्रैंड है इनके अंदर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और एक जो होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड होता है जो कंटिन्यूस है। तो यही इसमें भी दिखाया हुआ है, वाई शेप स्ट्रक्चर बना हुआ है। एंड देन जो है लीडिंग स्ट्रैंड में ब्रेक है लैगिंग में, एंड लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूस बन रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता है लीडिंग, और लैगिंग जो है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में है ये। अब आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन का टर्मिनेशन कैसे होता है, कैसे ये स्टॉप होती है। तो जो रेप्लिकेशन है वो बायडायरेक्शनल है, एक ओरिजिन से दो रेप्लिकेशन जहाँ पे भी एक पॉइंट पे मिलते हैं उसको बोलते हैं टर एट 32। एंड जितने भी प्राइमर हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा, जितने भी फ्रेगमेंट हैं उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड लाइगेज की हेल्प से। अब ये देखिए टर बाइंडिंग प्रोटीन आते हैं, ये बहुत सारे रीज़न दिए हुए हैं। तो वो क्या करते हैं ना, टर्मिनेशन सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं और इस तरह से जहाँ पे भी उनको मिलता है साइट, और वहाँ पे वो टर्मिनेट कर देते हैं। अब कुछ इनहिबिटर्स भी हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। तो वो इनहिबिटर्स हैं नैलिडिक्सिक एसिड, नोवोबायोसिन, सिप्रोफ्लैक्सिसिन, एड्रियामाइसिन, इटोपेसाइड, डॉक्सोरुबिन। तो ये सारे इनहिबिटर का काम क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन को इनहिबिट करना। तो आई होप आपको मेरी ये जो वीडियो है रिलेटेड टू डीएनए रेप्लिकेशन ये पसंद आई होगी। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा रहेगा कि हम प्रोकैरियोट्स में तो हम कर ही चुके हैं डिस्कस। तो नेक्स्ट पार्ट में हम यूकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।